प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो पिछले क्लास में हमने कथेतर साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनके बारे में जाना, जिसमें से आपको कथेतर साहित्य आपको पहले बताया कि किस तरह कथेतर साहित्य क्या होता है। कथेतर साहित्य एक साहित्य की वह शाखा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या घटनाएं या उससे संबंधित जो विषय है वो क्या है, पूर्णतः वास्तविकता पर आधारित होती है। उसे हम कथेतर साहित्य कहते हैं। फिर आपको बताया भी कथेतर साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जिनमें आपको बताया निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, जीवनी है, आत्मकथा है। ये सभी क्या है, कथेतर साहित्य के अंतर्गत विधाएं आती हैं। तो आज हम उसी कथेतर साहित्य से संबंधित जो इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले कालांश में हमने जो कथेतर साहित्य की एक विभिन्न विधा के बारे में जाना, जिनमें से एक विधा थी जीवनी। आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे वह भी भारत के एक महान वैज्ञानिक की जीवनी है। हम जानते हैं कि किसी भी पाठ को समझने के लिए सबसे पहले जो उस पाठ के लेखक होते हैं उनके बारे में जान लेना एक महत्वपूर्ण आधार होता है। तो आइए पहले हम इस पाठ के लेखक और पाठ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लेखक की जीवनी एवं पाठ का परिचय, यानी इस पाठ के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय और थोड़ा सा पाठ का परिचय। लेखक परिचय। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है धीरंजन मालवे। अब उनके जीवन के बारे में देखिए आप। धीरंजन मालवे का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। फिर उनकी शिक्षा के बारे में एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी की जो शिक्षा है उन्होंने प्राप्त की। फिर कार्य क्षेत्र, यानी जिन जिन विभागों में जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया वो उनका कार्य क्षेत्र था। तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवे अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। यानी जो आरंभ में वो आकाशवाणी से जुड़े, फिर वो दूरदर्शन से जुड़े और आज भी यानी काफी लंबे समय तक वो वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए इन माध्यमों से जुड़े रहे। फिर वो आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवे रेडियो वैज्ञानिक जो पत्रिका थी जिसका नाम था ज्ञान विज्ञान का संपादन, यानी उसके वो संपादक भी रहे और उसका प्रसारण भी करते रहे। फिर है उनकी भाषा शैली, यानी जो जो निरंजन मालवे थे उनकी जो भाषा है वो किस प्रकार की थी। तो उनकी भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त थी। लेखन, कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी। अब आरंभ से ही इनकी विज्ञान में रुचि थी, तो इन्होंने क्या है, जो हमारे देश में जो भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन की जो जीवनियां हैं वो निरंजन मालवे ने लिखी है। और इनकी एक पुस्तक है विश्वविख्यात है। उस पुस्तक जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। आगे है पाठ का नाम, आपको पता ही है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन। ये हमने पढ़ा था, अभी हम जो इकाई पढ़ेंगे कथेतर साहित्य के अंतर्गत उसके अंतर्गत आपको बताया था। तो पाठ का नाम वैज्ञानिक चेतना के वाहक वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन। विषय वस्तु, यानी उनके जीवन के बारे में, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण, यानी जो रामन है उनके जो वैज्ञानिक जीवन का, जो उन्होंने अनेक संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए वो वैज्ञानिक बने, उसका चित्रण और किस तरह उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ उसका चित्रण इस पाठ में किया गया। संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 7 नवंबर सन 1888 को
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, जो आज का एक प्रसिद्ध नगर है, तिरुचिरापल्ली नगर में जन्मे वेंकटरामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, बीए भौतिकी यानी फिजिक्स में और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के लिए बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग में सहायक जर्नल अकाउंटेंट नियुक्त कर दिए गए थे, मात्र 18 साल की उम्र में ही। रामन का जो मस्तिष्क है वो विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था, क्योंकि आरंभ से ही उनकी वैज्ञानिक रुचि थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए वे लौटते समय बहू बाजार में, बहू नामक एक बाजार था, उस बहू बाजार में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम की एक प्रयोगशाला थी। उस प्रयोगशाला में वो अनुसंधान करते थे, यानी तरह तरह की जो खोज है या जो आविष्कार है वो करते थे। अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रमन ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में यानी वित्त विभाग में सहायक जनरल अकाउंटेंट के अति लाभ और प्रतिष्ठा वाले पद को छोड़कर, यानी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण पद था वित्त विभाग में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मान सम्मान वाले पद को छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी में वो आ गए। विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो गए। वो उन्होंने वाद्य यंत्रों में छिपे, वाद्य यंत्र होते हैं जो हमारे संगीत जिनसे उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं, तो उन वाद्य यंत्रों में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर किया। फिर उन्होंने क्या क्या और बताया, उन्होंने समुद्र का रंग नीला होने के रहस्य की परतें भी खोली। क्या कारण है भी, जो समुद्र का जो रंग है, समुद्र के जो पानी का रंग है वो क्या है, नीला होता है। इस बात से रहस्य से भी उन्होंने पर्दा उठाया। अपनी खोजों और वैज्ञानिक सफलताओं के कारण वे विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हो गए और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बन गए। यानी जैसे ही उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया, यानी ये महत्वपूर्ण खोज की, तो इस खोज के कारण वे पूरे विश्व में इतने अधिक प्रसिद्ध हुए भी उन्हें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता उन्हें घोषित किया गया। हमारा यह पाठ यानी विज्ञान के क्षेत्र में हमारा यह पाठ उनके जीवन के संघर्ष और उनकी अद्भुत उपलब्धियों के बारे में अनूठी जानकारियां देता है। यानी इस पाठ में जो चंद्रशेखर वेंकटरामन है, उनके जीवन का संघर्ष, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते हुए एक वो वैज्ञानिक बने और किस तरह उन्होंने तरह तरह की जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त किया, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये पाठ हमें प्रदान करता है। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो लेखक का जो जीवन परिचय आपने पढ़ा है और इसके अतिरिक्त पाठ का जो संक्षिप्त परिचय आपने प्राप्त किया है, उनके आधार पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। भी आपने निरंजन मालवीय के बारे में क्या जाना? प्रश्न नंबर 2 है, यह पाठ किसके बारे में है? और प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार इस पाठ में क्या बताया होगा? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि इस पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, और इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है भी जो चंद्रशेखर वेंकटरामन है वो वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यानी आने वाले समय में जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जो चंद्रशेखर वेंकटरामन है उनके जीवन से प्रेरणा ली, उनके कार्यों से प्रेरणा ली। आइए इस पाठ को पढ़कर उनका जो प्रेरक जीवन है, प्रेरणा प्रदान करने वाला जो जीवन है, उनके जीवन के बारे में जाने। तो आरंभ करते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। हालांकि क्या है कि न्यूटन से पहले भी
ये बात देखी गई थी कि जो सेब है वो नीचे गिरता है, लेकिन कभी किसी ने उस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास नहीं किया या यह जानने का प्रयास नहीं किया भी ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को, नील वर्णीय होती है नीले रंग की, ठीक उसी प्रकार जो समुद्र का जो नीले रंग का जो जल होता है या नीले रंग की जो आभा यानी कांति जो उसकी चमक होती है, उसको भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे। असंख्य लोग यानी अनगिनत लोग, यानी जिनकी संख्या बताना संभव ना हो, वो क्या है आदिकाल से बहुत पुराने समय से देखते आ रहे थे। मगर इस आभा पर, मगर इस चमक पर पड़े रहस्य को पर्दा हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। हालांकि क्या है भी समुद्र का जो नीला जल है वो क्या है भी काफी आदिकाल से समय से ही हम इसको देखते आ रहे थे, बहुत से लोग देखते आ रहे थे, लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया भी ये जो नीला जल है वो किस कारण से है। तो इस रहस्य के जो पर्दा हटाने के लिए हमारे सामने हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। अब आगे देखिए, बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे, यानी समुद्र में यात्रा वो कर रहे थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर, यानी जहाज का जो डेक एक तरह से क्या जो किनारा होता है उस पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना, नीले समुद्र को वो देख रहे थे। प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। अब हालांकि वो क्या है उनके मन में वैज्ञानिक प्रवृत्तियां थी, लेकिन साथ साथ वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के साथ साथ वो एक प्रकृति प्रेमी भी थे, और ये प्रकृति को देखना चंद्रशेखर वेंकटरमन को क्या है बहुत ही अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। अब वो जो इस तरह जब समुद्री यात्राएं करते तो वो समुद्र के नीले जल को देखकर उसकी चमक में वो क्या है भी काफी समय तक खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। सशक्त होता है मजबूत थी भी। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया भी वो एक प्रकृति प्रेमी भी नहीं थे, उसके साथ साथ उनके मन में एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा, इच्छाएं जो एक वैज्ञानिक में होनी चाहिए थी, वो इच्छाएं उनके मन में उद्दीप्त होती रहती थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी। अब इतनी अधिक जिज्ञासाएं थी उनके मन में विज्ञान से संबंधित, और यही जिज्ञासा उनसे एक सवाल कर बैठी भी आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। वो ऐसा सोचने लगे। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ढूंढते ही वे विश्व विख्यात बन गए, और जैसे ही उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा, और वो सवाल का जवाब ढूंढते ही वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। विश्व विख्यात का अर्थ होता है पूरे विश्व में, संसार भर में वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके जीवन के बारे में, रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। अब इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी यानी जो फिजिक्स भौतिकी बोलते हैं हिंदी में इसे, तो भौतिकी के शिक्षक थे, टीचर थे। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, यानी ये जो शिक्षा है वो उन्हें जन्म से ही अपने घर से भी प्राप्त हुई थी। उनके पिता की जो रुचि है वो अधिक जो गणित है और फिजिक्स में थी, भौतिकी में थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध यानी विश्व प्रसिद्ध बनाया, उसकी सशक्त नींव उसके पिता ने ही तैयार कर दी थी। भी हम ये बात कहें तो ये कोई बात क्या है भी कोई बड़ी बात नहीं होगी भी। अगर हम ऐसे कहें भी इस बात को हम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दो विषयों के ज्ञान ने, इन दो विषयों के ज्ञान ने ही उन्हें क्या है पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया। यानी जो आरंभिक जो नींव है वो उन्हें घर से ही प्राप्त हुई, उनके पिता के ज्ञान से प्राप्त हुई, दो विषयों के ज्ञान से उन्हें प्राप्त हुई।
फिर है उन कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एमबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली में और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी अच्छे अंक हासिल किए। आगे देखिए, रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी आरंभ से ही उनके मन में तरह तरह के जो सवाल है या विज्ञान से या आविष्कारों से जुड़े जो सवाल हैं वो उनके दिमाग में कौंधते रहते थे, उनके मन में आते रहते थे और वो उनको सुलझाने के लिए व्याकुल रहते थे, बेचैन रहते थे। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों यानी तरह तरह की खोज कार्यों में दिलचस्पी यानी रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र, ध्यान से पढ़िए, उनका जो पहला शोध पत्र था फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, जो एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। उनकी दिल्ली, उनकी हार्दिक, उनके हृदय की इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें। यानी वो सारा जीवन अपनी खोजों में लगाना चाहते थे, वैज्ञानिक खोजों में लगाना चाहते थे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उस समय की व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी कि वो जो पूरा समय है वो वैज्ञानिक जीवन में नहीं लगा सकते थे। प्रतिभावान यानी एक बहुत अधिक विलक्षण बुद्धि के छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। उस समय की ये इच्छाएं थी, इस तरह के विचार थे भी, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र होते थे भी उन्हें सरकारी नौकरी की तरफ वो आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। अब जैसे एक तरह से ये इच्छाएं उस समय बचपन से ही मन में रहती थी, प्रतिभावान जो छात्र थे भी सरकारी नौकरी प्राप्त की जाए। तो जो रमन थे वो भी क्या है, इन योग्य छात्रों की भांति भारत सरकार का जो वित्त विभाग है वहां पर एक अच्छे अधिकारी बन गए, अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। वहां से उन्होंने जो अपना वित्त विभाग का जो कार्य है वो आरंभ किया। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। हालांकि वो साथ साथ नौकरी करते रहे, लेकिन उनके जो मन की जो इच्छाएं थी वैज्ञानिक बनने की, वो इच्छाएं भी क्या है उन्होंने जगाए रखी। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते। यानी जब उन्होंने अफसर का जो जब वित्त विभाग का जो सारा कार्य है वो करने के बाद वो जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत समय मिलता तो जब वापस आते तो वे बहू बाजार एक स्थान का नाम है वहां पर आते, और जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। एक तरह से अनुसंधान केंद्र था, वहां पर तरह तरह की खोजें की जाती थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अलग तरह की संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र पाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास किस प्रकार हो, अधिक से अधिक वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। यानी उन्हें अत्यधिक जो कह सकते हैं आर्थिक जो सहायता है वो नहीं प्रदान की जाती थी इन संस्थाओं को, इसलिए उनके पास जो खोज करने के लिए जो संसाधन हैं वो काफी कम थे, सीमित थे। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, यानी कुछ काम चलाने वाले उपकरण थे जिसके आधार पर वो तरह तरह के अनुसंधान या खोज करने का काम करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। अब उनका हठयोग ही था कि उन्हें वैज्ञानिक बनना था, उनके मन की एक स्वाभाविक इच्छा थी, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता। यह उनकी साधनाएं थी। ठीक है, विज्ञान को जो वैज्ञानिक खोज है उनको उन्होंने साधना के रूप में अपने जीवन में धारण करके
वित्त विभाग का जो संपूर्ण कार्य है उसको वो समाप्त करके इस मामूली सी प्रयोगशाला में जो रामन है वो पहुंचते और अपनी इच्छा शक्ति की जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करते और अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर वो उन्होंने क्या है कि भौतिक विज्ञान को अधिक से अधिक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का वो प्रयास करते हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहां तक जितना भी आपको पढ़ाया है। तो पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? दूसरा प्रश्न देखिए, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं या इच्छाएं उठी या उत्पन्न हुई? और तीसरा प्रश्न है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त यानी मजबूत नींव डाली? आरंभ से ही, बचपन से ही उन विषयों के प्रति वो अत्यधिक आकर्षित हुए। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो लेखक परिचय है उससे संबंधित भी आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, वो भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। और इसके अतिरिक्त आपके जो आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों के जो मीनिंग है, जो अर्थ हैं, वो आपको लिखने हैं, आसान जो। ठीक है बेटा, इट्स ओके, हैव ए नाइस डे।